नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम बात करेंगे इजराइल की, ईरान की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फिर से ईरान को एक तरीके से चेतावनी जारी की है उसकी। शुरू में लगा था कि इजराइल ने अपने स्तर से ही इतना बड़ा अटैक किया है और बहुत सारे रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ जो जियो पॉलिटिकल मामलों के जो जानकार थे उनका भी ये कहना था कि इसमें अमेरिका का उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही बयान जारी करके ये बता दिया कि साहब 2 महीने पहले मैंने तो चेता दिया था ईरान को कि आप एटमी डील कर लीजिए। उसकी समझ में नहीं आया। आज 61वां दिन है और ये उसको परिणाम भुगतना पड़ गया। अभी अगर नहीं सुधरेगा, अभी भी मौका है, तो आगे और भी ज्यादा उसको तबाही देखने को मिल सकती है। इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ कि अमेरिका का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि इजराइल ने जो ईरान पर बहुत बड़ा अटैक किया है, मैं कहूंगा कि अभूतपूर्व हमला किया है 200 जेट के साथ, और उनके कई कमांडर, सेना के कमांडर मार गिराए हैं। उनके कई एयरबेस, उनके एटमी प्लांट, इसके अलावा भी बहुत कुछ। और ये सीधे सीधे संदेश और संकेत है ईरान के लिए कि आपने अगर एटमी हथियार बनाए, और जाहिर है खतरा तो इजराइल को ही होगा, तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है कहाँ क्या है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, आप सबके चिर परिचित मान साहब, और रमनीक जी को जोड़ करके हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमनीक सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जैन चो साहब। सत श्री अकाल। धन्यवाद आपका, आपने बुलाया। मान साहब, ये आपका सहयोग हमेशा रहा है ओसीएन नेटवर्क के लिए। तो मैं सबसे पहला सवाल तो यही करूंगा आपसे, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइए, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा बताइए, और इस समय सिचुएशन क्या है। कई कमांडर मारे गए, कई प्लांट्स पर जहां एटमी हथियार हैं या जहां ये यूरेनियम वगैरह परिष्कृत करके यूरेनियम तैयार कर रहे हैं। और जो सूचना थी वो तो ये थी कि 8-9 बम बनाने की जो कुव्वत है वो तो उन्होंने हासिल कर ली है। तो थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि और अब सिचुएशन क्या है। देखिए, वो नटान्स की बात हो रही। नतान्स में इनरिचमेंट प्लांट था इनका, जिसके ऊपर खैर ऐसे तो 35 से अधिक लोकेशंस हैं जहाँ पे अटैक हुआ है। बहरहाल, क्योंकि आपने कहा था पृष्ठभूमि की बात कीजिए, तो पृष्ठभूमि तो वास्तव में ये है कि इसराइल एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसको दुनिया के नक्शे पे से मिटाने के लिए समय समय पे अलग अलग जो लोग हैं वो लगे रहे। अब एक वक्त था जब इजिप्ट इसके पीछे लग रहा था, और अब ईरान को तो मैं बल्कि मैं सोचता हूँ ये कि ईरान के पास ऐसी जो एयर पावर आज की डेट में नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में चाहिए, ऐसी एयर पावर भी नहीं है उनके पास। शाह ऑफ ईरान के वक्त के बाद उनके पास कुछ विशेष एयर पावर है नहीं। उनके पास जेट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि लेगेसी जेट्स हैं, या एज ओल्ड कह लीजिए, या उसको अगर हम सरल भाषा में कहना चाहें तो बाबा आदम के जमाने के जो हैं उनके जेट्स हैं। तो ये जो एक सोसाइटी है, जो जूज हैं, ये जो यहूदी हैं, तो यहूदियों के खिलाफ जो है वक्त वक्त पे आपको याद होगा नाजी जर्मनी जो है वो भी यहूदियों के खिलाफ थी, और
एक एक पूरा इतिहास है यहूदियों का, जिसमें अगर आपको वो अरब की 7 डे वॉर का पता हो तो पहले भी ऐसा पहली बार नहीं है कि लोगों ने संकल्प लिया है इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने का। पर मिमी जो है नेतन्याहू, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि इट इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। और उन्होंने इस को प्रिएम्प्टिव इसलिए भी कहा है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है मुराद, कि हमारी अस्तित्व का सवाल है, हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है। हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकते हैं, परंतु अगर नो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की आज ईरान के पास कुव्वत है, अगर उनके पास वो ताकत है, हैसियत है, तो उनका सबसे पहला जो अटैक है वो इसराइल के ऊपर ही आएगा। और उन्होंने जो आज थोड़ी एक घंटा भर पहले जो उन्होंने आईडीएफ ने जो अपना एक ट्वीट डाला है एक्स पे, उसमें उन्होंने ये वाजे करने की कोशिश की है कि इसराइल जो है वो केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ईरान के किस क्षेत्र से जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भारत को, चाइना को, और यहाँ तक कि जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बकौल उनके उनके बयान के मुताबिक वो कह रहे हैं कि हमारे पास अमेरिका तक को टारगेट करने की कुव्वत है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई ऐसा बयान देता है एग्रेशन का, तो उनके लिए ये लेजिटिमेट हो जाता है कि वो उसको टारगेट करें। और जिस एक्यूरेसी के साथ, जिस पिन पॉइंटेड, जिस जिस बारीकी के साथ उन्होंने अपने टारगेट्स को हिट किया है, और अगर आप देखेंगे कि उनका जो टारगेट सिलेक्शन है, वो टारगेट सिलेक्शन दो प्रकार का है। पहला टारगेट सिलेक्शन तो जो साहब ये है कि उन्होंने जो मिलिट्री एसेट्स हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं उनको, या जो इनरिचमेंट प्लांट्स हैं उनको, और दूसरा है जो इनका ह्यूमन एसेट है। ह्यूमन एसेट में इनके आईआरसीजी के जो चीफ हैं वो, इनके आर्मी के डिप्टी चीफ हैं वो, इनके एयरफोर्स और एरोस्पेस कमांड के चीफ हैं वो, इनके जीएचक्यू हैं वो, और इनके जो साइंटिस्ट्स हैं वो, और जो खमीनी के एडवाइजर हैं वो। सो इन सबको इन्होंने टारगेट किया है। तो टारगेट सिलेक्शन और जो एक्यूरेसी है, अगर आप वो वीडियोस देखें, अगर आपने वो तस्वीरें देखी हो, तो आप जी हाँ। देखेंगे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 8वें 9वें माले के ऊपर दीवार में एक छेद है, बस, दैट इज ऑल। तो वो एक्यूरेसी के साथ इन्होंने उनको हिट किया है। और जो दूसरा आपने पार्ट कहा कि अमेरिका को इस बात का ज्ञान नहीं था या नॉलेज नहीं थी, खैर ये तो गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अपने एसेट्स हैं और अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो अपना वहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट है, उसको विड्रॉ कर रहा था, उसको वहां से वनरेबल एरिया से निकाल रहा था। और देखिए मिमी जो है, मिमी से मेरी मुराद है जो नेतन्याहू है, नेतान्याहू तो जी। बहुत समय से ये क्लियर कर रखा था कि हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है, हमने ईरान का जो सॉल्यूशन है वो निकालना है। और उनके जहन में सॉल्यूशन ऐसा ही है ईरान का, जैसा लीबिया का मॉडल है कि यहाँ से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो, वहाँ पे लोकल वॉर हो, सिविल वॉर हो, या अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, और उसके बाद जो इनके आयतुल्ला खमेनी है, तो खमेनी को मारना है, और कुछ लोग इनके यूजफुल इडियट्स हैं उनके लिए उनको रखना है। तो ये इनका मॉडल है और बहुत दिनों से। और ये अगर आप कायदे से देखें तो इसराइल जो है वो हमेशा भारत के साथ खड़ा भी रहा है, और ये वक्त सॉलिडारिटी का है इस वक्त। अगर मैं ये कह दूं कि आयरन ब्रदर्स की तरह हमारे को भी इनके साथ हाथ के साथ हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए, तो वो भी गलत नहीं होगा। मान साहब, आप सही कह रहे हैं। नेतान्याहू ने इस ऑपरेशन के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है, और दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत हुई है, और दोनों ने ही उन्होंने पूरी जानकारी दी है, स्थिति क्या है, और भारत की अपनी जो चिंताएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो इस समय सिचुएशन बन गई है, इसमें ये आगे बढ़ेगा, अभी ठहरेगा मामला? क्योंकि इसके तुरंत बाद
जैसी कि अपेक्षा थी, उम्मीद थी और आशंका भी थी कि ईरान की तरफ से भी कोई जवाब जाएगा। 100 ड्रोन के जरिए उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक भी इजराइल की भूमि तक नहीं गया। सब हवा में ही नष्ट कर दिए गए। तो आपका कहना ठीक है, इनका जो एयर मतलब जो वायुयान है या दूसरे इनके सिस्टम है, इजराइल के सामने तो कहीं ठहरते नहीं है। तो जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, इजराइल ने ये तो बता दिया कि हमें पता है कि कहाँ है वो, जहाँ आप ये सब कर रहे हैं। तो अगला टारगेट क्या हो सकता है? और मैं 3-4 बातें आपको बिल्कुल वाज़ेह बताता चलूँ। पहले तो ये है कि जो इरानियन न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको अगर आप ये कह दीजिए कि कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल हूबहू जिस तरीके से भारत ने ऑप सिंदूर में एक्ट किया, और हम लोग बार-बार कह रहे थे कि ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर एक शिफ्ट आया है, ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदल गया है। और दर हकीकत क्योंकि हमारा जो प्रेमाइस था ऑप सिंदूर में, वो आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध था, इसलिए हमारे लिए तब आसिफ मुनीर को और इनके वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले जो इनके हैं, उनको और इन सबको टारगेट हमने शायद इसलिए नहीं किया बिकॉज इट वाज नॉट अ ऑल आउट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सच हमारा जो एम था वो इनको आतंकवादियों को सजा देना था। और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की जिसके अंदर सिविलियन क्षेत्रों को, मिलिट्री क्षेत्रों को, हमारे सैन्य ठिकानों को इन्होंने निशाना बनाने का प्रयास किया, तो हमने फिर उसके बाद अपनी क्षमताएं दिखाते हुए इनके विभिन्न जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और इनके जो एयरफोर्स स्टेशन हैं उनको हमने टारगेट किया, जिसमें चकलाला, नूर खां और सरगोदा और ये सब जो एयरबेसिस हैं, जहां तक खास तौर पे नूर खां एयरबेस की बात करें तो वहां पे ये माना जा रहा है कि अमेरिकन एसेट्स भी थे, अमेरिकन मैन पावर भी थी और अमेरिकन वहां पे वेपन्स भी थे, तो जो उसमें ध्वस्त हुए। और दूसरा जो किराना पहाड़ों के ऊपर जहाँ पे इनका न्यूक्लियर तथाकथित न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं और इनका वो सब था, उनकी एंट्रेंस और एग्जिट्स को जिस तरीके से हमने हिट किया है, बिल्कुल हूबहू उसी को कॉपी करके आप ये मान के चलें कि इजराइल ने भी उसी तरीके से इनको टारगेट किया है। अब आपने बात की कि मिमी की बात हुई है मोदी साहब से, तो जहां तक नेतन्याहू साहब का सवाल है, उन्होंने जो अपनी तरफ से ब्रीफिंग दी है, भारत आप देखिए कि भारत ने पहली चीज तो ये कही है कि साहब सीज फायर का नाम नहीं लिया हमने कि आपको सीज फायर करनी चाहिए। भारत ने कहा है कि जी एरिया के अंदर क्षेत्र के अंदर शांति बहाल होनी चाहिए। और जिस तरीके से इसराइल का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो हमारा एम था, जो हमारा मोटिव था या जो हमारा लक्ष्य था, वो हमने प्राप्त कर लिया है। और हम ये चाहते थे कि भी इनके पास किसी तरीके से कोई भी आत्मी कुव्वत, सलाहियत या जिसे हम कहते हैं परमाणु या अणु पावर इनके पास क्षमता ना आए। और अगर हमें हकीकत में बोलूं तो यम इजराइल चाहे, यम इजराइल चाहे हिब्रू भाषा में होता है लॉन्ग लिव इजराइल। तो ये इनको इजराइल की जो आईडीएफ है उनको भी हम यही संदेश देंगे कि आप केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप बहुत बड़े जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इसको इस बैकड्रॉप में भी बोलूंगा क्योंकि चलिए हमारा चाहे ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और भारत के लिए ये थोड़ी सी एक समस्या हो जाएगी अगर वेस्टर्न बैक्ड वहां पे रिजीम आ जाए, तो हमारे लिए भी आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं। और अगर हमारी डिप्लोमेसी सही रहती है, बिकॉज अभी जो नजर आ रहा है वो आपका प्रश्न जो आपने आखिरी हिस्सा पूछा कि ये यहाँ से बढ़ेगा या ये यहाँ पे थमेगा, तो मैं उसमें आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। और इसको मतलब बिल्कुल वाजे कहना बहुत कठिन है कि ये बढ़ेगा या घटेगा। उसका कारण ये है कि इनका कौम में एक इनकी एक दरगाह है, इनकी वहां पे हजरत मौसमे करके मासूमे करके हैं, उनकी दरगाह है। तो वहां पे जब ये लाल झंडा चढ़ाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि दुनिया में बसने वाले हर एक शिया के लिए वो जंग का ऐलान होता है कि अब खून बहेगा, या तो शिया का बहेगा या दुश्मन का बहेगा। तो ये लाल झंडा जो है, इन्होंने जब कासिम सुलेमानी को मारा था तब भी ये झंडा चढ़ाया था। और कासिम सुलेमानी को अगर आप याद करें
तो ये वही शख्स है, ये पहले तो आईआरसीजी का ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसका ये चीफ था। तो ये वही है जिसने हमास, हिजबुल्लाह, हूती जो एक देखिए बड़ा एक इन्होंने चलिए अपना डिफेंस सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम किया, इन्होंने मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम किया, पर जहाज ना लेने का देखिए कई कई हजार करोड़ रुपए का एक जहाज होता है, जिसको ये उर्दू में फारसी में तैयारा बोल देते हैं। तो ये जी जी एक एक हजार करोड़ का एक तैयारा होता है, और 1,000 करोड़ रुपए में तो हouthi और हमास और ये लश्कर तोयबा, लश्कर जंगवी और द रेजिस्टेंट फ्रंट जैसे पता नहीं आपके लिए कितना ही काम कर देंगे। तो ये कम खर्च बालानशीन के ऊपर काम करते रहे, पर इन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस दिन जंग तुम्हारे घर पे आएगी, जिस दिन तुम्हारे दरवाजे के अंदर घुसेगी जंग, तो उस दिन क्या करेंगे। तो अब अगर नाम बता दिए जाए तो कासिम सुलेमानी, ये आईआरसीजी का पहले होता था, तब भी इन्होंने लाल झंडा चढ़ाया था और खास इन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरा हुसैन सलामी, हुसैन सलामी जो अभी मौजूदा समय पे आईआरसीजी का चीफ था। फिर इनका जनरल गुलाम अली राशिद हैं। गुलाम अली राशिद जो है इनके सेंट्रल कमांड के ये इनके चीफ थे। और फिर हैं इनके आमिर अली अजय, तो ये एयर डिफेंस और एरोस्पेस के इनके जो हैं ये चीफ थे। तो ये मोहम्मद रजा गहराई जो हैं ये इनके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। फिर इसमें दो हैं इनके, डॉक्टर अब्बासी और डॉक्टर तेहरानी, ये इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। और एक अली शमखानी करके हैं इनके, ये भी इनके एक हेड ऑफ जो रिसर्च है ये थे। तो इस किस्म से जो इनकी ह्यूमन एसेट्स हैं उनको टारगेट किया है। और मैं समझता हूँ कि ईरान के जो रेवोल्यूशन ईरान में हुआ है, उसके बाद जब शाह ईरान गए हैं, उसके बाद से लेके आज तक ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला अगर ईरान की तारीख में कोई है तो ये है। और जिस तरीके से 200 से अधिक आपने बताया जेट्स ने वहां पे बम्बार्डमेंट करी, और आप हैरत मानेंगे कि जो ना सिर्फ ये कि आईडीएफ के जो जहाज हैं उन्होंने जाके वहां पे अपने टारगेट्स को हिट किया, मोसाद ने भी ग्राउंड ऑपरेशंस किए। देखिए मोसाद ऐसी एक एजेंसी है, इन्होंने मेरा ख्याल है कि पहली दफा एक्टिव कॉम्बैट मिलिट्री ऑपरेशंस किए जमीन के ऊपर, कि जो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनको इन्होंने जमीन पे ध्वस्त किया है। और बहुत सारा ऑपरेशन जो इनका इनको नाकाम करने का, इनके जो चाहे S-300 है, जैसे हमारे पास 400 है, वैसे S-300 इनके पास, उसको नाकामयाब करने का। और एक इनका जो लॉन्ग रेंज कह लीजिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इनकी, एक लॉन्ग रेंज है। ये एक ना FH-69 है जो इन्होंने चाइना से ले रखी है, तो वो मॉडिफाई करके 1200 किलोमीटर और फिर 2000 किलोमीटर तक की इनके पास मार करने वाली क्षमता करने रखने वाली जो इनकी मिसाइल्स हैं, उनके स्टोरेज डंप को ही मोसाद ने ग्राउंड पे उड़ा दिया। और अगर वो आपने जो बहुत सर्कुलेट हो रहा है वीडियो सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, तो वो लगातार सिंगल ब्लास्ट नहीं है, वो लगातार होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो भूकंप आने बंद नहीं हो रहे, उसी तरीके से यहाँ पे भी ईरान के अंदर भी जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल की स्टोरेज है, और जब ट्रक निकले डिप्लॉयमेंट के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, तो उन ट्रक्स को सड़क के ऊपर ही उनको डिप्लॉय होने से पहले ही इन्होंने टारगेट कर लिया। तो मैं कुल मिला के कहूंगा कि मिलिट्री प्रिसीजन के अगर हिसाब से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स थी, चाहे वो तबरीज है, तेहरान है, तो इनके अराक है, खमान शाह है, या नतान्ज है, तो ये जितने इलाके हैं, माफ कीजिएगा ये फारसी के वर्ड है, थोड़ा सा जुबान घूम जाती है बोलते बोलते, जी जी तो जी ये जितने इलाके इन्होंने टारगेट किए हैं, तो ये सारे इलाके जो हैं ये पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से हुए हैं। और आप एक दिलचस्प बात मैं आपको इसके अंदर एक एंगल और देता हूँ कि जी जी जितनी बार भी कोई एक ऐसा मसला होता है, चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें आप, अब ईरान की बात कर लें आप, या इससे पहले जब फलस्तीनियों को जॉर्डन के अंदर मारने की बात हो, आप पाएंगे कि हमेशा पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है। पिछली बार जब अफगानिस्तान में इन्वेजन होनी थी तब भी पाकिस्तान आर्मी का, या कह लीजिए आप ISI के जो उनके चीफ हैं वो वॉशिंगटन DC में थे।
इस बार ईरान के ऊपर अटैक हुआ है तो आसिफ मुनीर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में। और अगर आपको याद होगा, ब्लैक फ्राइडे के नाम से जो है वो एक बड़ा किस्सा मशहूर है। उस वक्त ब्रिगेडियर होते थे जियाउल हक, उन्होंने किस तरीके से फलस्तीनियों को मारा था, ये बुचर ऑफ फिलिस्तीनीज। तो ये जो पाकिस्तान का एंगल है, और जिस तरीके से जो हमको समझ में आता है कि यूएस पाकिस्तान के एयरबेसिस को यूज करेगा ईरान के खिलाफ, और क्योंकि हमने सरगोदा, नूर खान और तमाम इनके जो इस तरफ के एयरबेसिस हैं स्टैटिस्टिकल, उनको हमने ध्वस्त कर दिया है। तो अब इस वक्त अमेरिकन जो है दे आर डिप्लॉइंग देयर एसेट्स इन क्वेटा। अब क्वेटा एयरबेस में इनका जो है डिप्लॉयमेंट चल रहा है। मान साहब, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि एक तो जो मीडिया में लगातार ये बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान में कुछ जगहों पर अमेरिका के भी एसेट्स रखे हुए हैं, और नूर खान एयर बेस जो है, चूंकि वहां हिट हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रंप अपसेट दिखाई दिए भारत से या भारतीय सेना से या भारतीय नेतृत्व से। नंबर दो, ये बात भी आ रही है कि ईरान में जो भी यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा है या परमाणु बम बनाने की दिशा में वो अग्रसर है, उसमें भी पाकिस्तान की भूमिका है। पाकिस्तान की देखिए, एक इनकी फितरत रही है कि ये डबल क्रॉस करते हैं। ये दोनों तरफ ना वो जिसको हम लोग हमारी देसी भाषा में डबल ढोलकी बोल देते हैं, ये दोनों तरफ से बजती है ढोलकी। और इनका क्या है कि साहब पैसा जो देगा ये उसका साथ देगा। ठीक है, ये बड़ी वाज़ेह बात है। और इस दी आर्मी फॉर हायर कहते हैं, या गन फॉर हायर बोल देते हैं ना। तो ये लोग ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह की बात करते हैं। तो उसमें जब फलस्तीन के ऊपर इसराइल अटैक करता है, और पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि हर एक मुल्क के लिए ये पासपोर्ट जायज है सिवाय इसराइल के। कि इसराइल में तो पाकिस्तानी नागरिक जा भी नहीं सकता, बिकॉज दे विल नॉट परमिट पाकिस्तानीज टू गो टू इसराइल। मतलब ये इस हद तक जो नफरत है। पर जो इसराइल का कॉज है फिलिस्तीन में, जो उस मुस्लिम कह लीजिए आप उम्मा का कॉज है फिलिस्तीन में, उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान आगे नहीं आएगा, क्योंकि वहां से पैसा नहीं मिलता। तो जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जंग होती है नगोर्नो कराबाख के ऊपर, तो वहां तक इनकी फौजें चली जाती हैं, वहां पे ये असला भेज देते हैं। तो वहां पे ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है वो लागू है। और ये तीसरा जो इंसिडेंट है ईरान को लेके, आपको मैं बता रहा हूँ, ये मुस्लिम उम्मा कहने की बातें हैं कि जिस वक्त इनको अमेरिका से पैसे मिलने चालू होंगे, डॉलर मिलने चालू होंगे, आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि ना सिर्फ अमेरिकी जहाज जो है, इनके जेट्स हैं, हो सकता है कि इजरायली तैयारे भी जो हैं वो अमेरिका सॉरी पाकिस्तानी एयरबेसिस को यूज करें जो अमेरिकन के पास हो। तो बेसिकली क्या है कि ये बिकाऊ कौम है, ये पिके हुए लोग हैं, मुनाफिक हैं, जिसको इस्लाम में मुनाफिक बोलते हैं ना, दोगले हैं। इनका कोई ईमान नहीं है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। और वो पैसे के भूख में, हवस में, और जिस तरीके से देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जेरूसलम जो है, जेरूसलम को अरबी में बोलते हैं अल कुद्स। और जिस तरीके से ये ईरान जो है वो इसराइल को खत्म करने की बात करते हैं और अल कुद्स के ऊपर कब्जा रखने की बात करते हैं, तो आप इस बात से हैरत में आ जाएंगे कि इस वक्त भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि जो जॉर्डेनियन एयर स्पेस है इसराइल ने उसका इस्तेमाल किया, जो इराकी एयर स्पेस है इसका इस्तेमाल किया, और कुवैती और कतरी और यूएई के भी जो एयर स्पेसेस हैं उसका इसराइल ने इस्तेमाल किया। मतलब ये है कि 90% जो इस वक्त अरब के देश हैं वो भी चाहते हैं कि भी ईरान का कोई इलाज किया जाए। वो शिया सुन्नी फैक्टर भी है, और जिस किस्म की यूएई, दुबई कह लीजिए, या जो सुन्नी मुल्क है नीचे के, जो जिनको हम स्मॉल किंगडम्स बोल देते हैं वेस्टर्न भाषा में, जो छोटे वहां पे राजशाहियां हैं, वो चाहते हैं कि भी ईरान का एक सॉल्यूशन हो, बिकॉज ये शिया सुन्नी भी इनके बीच में जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। हालांकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल मुल्क है, और जो आपने बोला एनरिचमेंट को लेके, वहां पे पैसे के लिए तो इन्होंने सब कुछ ही किया है और सदा करेंगे, आगे भी करेंगे। अमरीकियों को इन्होंने सपोर्ट किया अफगानिस्तान के अंदर। आज हमारी डिप्लोमेसी ने काम किया है और हम अफगानियों के साथ अच्छे संपर्क में है, और हमारा एक जेन्युइन एफर्ट भी रहा है।
हम लोगों ने कभी डील, जैसे आज ट्रम्प बात करते हैं ना कि सौदा कर लो, डील कर लो, और मैं आपके पिछली बार मैंने आपके चैनल पे कहा था कि करवाइए बैठा के इजराइल और ईरान की डील, क्या बेचेंगे, इजराइल क्या उन खरीदेगा ईरान से, ऐसा क्या इन बेच दोगे। इनका आज भी पहला सेंटेंस यही है मान साहब, हम्म। आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक ए डील। मतलब इसमें ना एक 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 दिलचस्प चीज और है चोई साहब इसके अंदर, कि आईएईए की ना जो वो इंस्पेक्शन होती है उसको ईरान ने फेल किया है। और ईरान का स्टैंड पॉइंट बड़ा स्पष्ट था। ईरान ने एक बात कही, ईरान ने कहा कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हम इनरिचमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर अगर जब तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर ये बोलेगा कि साहब हम, हमारा स्टैंडिंग ये है कि हम इसराइल को खत्म कर देंगे, हम अमेरिका को खत्म कर देंगे, अमेरिका को खत्म कर देंगे, तो यार तुम्हारे पास उड़ाने के लिए 4 जहाज नहीं है ढंग के, तुम बातें बढ़ के मार रहे हो बड़ी बड़ी, और जब तुम्हारे को मारा है। अच्छा, अब रिटेलिएशन की बात है। रिटेलिएशन में आपने बोला 100 ड्रोन, आपने वो ड्रोन देखे हैं इनके, जो इनके शाहिद ड्रोन है, जिसके ऊपर ये कह रहे थे कि 100 शाहिद ड्रोन, उसकी मैक्सिमम स्पीड जानते हैं क्या है उस ड्रोन की? 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उड़ता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड है। और जब आसमान में 185 किलोमीटर की स्पीड पे कोई चीज उड़ती है तो वो बहुत स्लो चलती है। सही और बात। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, चील भी उससे तेज उड़ लेती है, जो बाज होता है। बाज भी जब अटैक करने जाता है उससे तेज उड़ लेता है। और इसका जो इंजन है, उसकी इंजन की जो साउंड है, या इंजन अगर आप देख भी लेंगे तो आप पाएंगे वो पुराने टाइम पे मोपेड आती थी, लूना या हीरो पुक कह लीजिए आप, ये उस गति पे चलने वाला, उस इंजन के ऊपर चलने वाला, वैसी आवाज करने वाला ये ड्रोन है। तो ये क्या ही मतलब बेचते हैं दुनिया को, ये क्या ही चूरन बेचते हैं। देखिए, ईरान के अंदर जिस किस्म से एक रिजेंटमेंट है पिछले कई वर्षों से, ईरान के अंदर एक रिप्रेसिव रिजीम है। वो आप थियोक्रेटिक स्टेट कह लीजिए, एक डिक्टेटरशिप कह लीजिए, वहां पे महिलाओं को अधिकार नहीं है, वहां पुरुषों को अधिकार नहीं है, वहां पे फ्री सोसाइटी नहीं है। तो एक अंदर रिजेंटमेंट क्रिएट करना ईरान के, बाहर से उसको एक धक्का लगाना, तो ये मेरे को लगता है कि इस बार इसराइल, इट सीम्स विद 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 देयर एफर्ट्स, कि ये इस बार सक्सीड करेंगे ईरान। पर भारत के लिए स्टैंड पॉइंट ये है कि भारत का जो ईरान के साथ ट्रेड है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, बट हम लोग ज्यादा करके ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ से मेडिसिन और वो सब जाती हैं ईरान की ओर। और जो हमारा वहाँ पे स्ट्रेटेजिक एक हमने पोर्ट डेवलप किया है, चाहबार, तो चाहबार जो है, वी विल वांट टू कीप दैट सेफ फॉर अस। और देखते हैं कि क्या होता है, हाउ द सिचुएशन डेवलप्स। ये तो आज ही हुआ है, तो ये अगले 3 दिन तक बड़े जैसे कहते हैं ना कि धैर्य के साथ देखने वाली चीज है कि होगा क्या। वैसे आज जो वीडियो जारी हुआ है, या जो राष्ट्र को और दुनिया को संबोधित किया है नेतान्याहू ने, उसमें भी उन्होंने ईरान की जनता को एड्रेस हाँ। किया है। या और उन्होंने बहुत कहना चाहिए समझदारी का परिचय देते हुए उन्होंने ये कहा है कि ईरान के बहादुर लोगों, इजराइल की लड़ाई आपके खिलाफ नहीं है। इजराइल की लड़ाई ईरान की सत्ता के खिलाफ है, जिसने 46 सालों से आपका दमन किया है। अब ईरान में नई क्रांति का समय है। ईरान में जल्द ही नई क्रांति होगी। इसका इसके मतलब थोड़ा सा समझाइए। इसके दो अर्थ हैं। पहली चीज तो ये है चोई साहब के, ये पहली बार नहीं है कि मिमी ने ये बयान जारी किया है। इससे पहले भी जो है इन्होंने इस प्रकार के बयान जारी किए हैं और समय समय पे करते रहे हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ कि जिस वक्त जी। जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति बने, यदि वो ना बनते तो ट्रम्प 1 के बाद जब ट्रम्प 2 संभवतः उस वक्त यदि आ जाते ट्रम्प 2020 में, तो ये ट्रम्प 2 के अंदर ही हो जाता। परंतु ये ट्रम्प 2 में होना था एज 47th प्रेसिडेंट, ना कि 46वें बल्कि 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे ये हुआ है। और आप पाएंगे कि ट्रम्प को अभी ऑफिस लिए हुए 6 महीने का जो वक्त है, वही जैसे अब जनवरी में ही एज्यूम्ड ऑफिस, तो अभी कोई बहुत लंबा वक्त इनको गुजरा नहीं। इलेक्शन इनके नवंबर 24 में हुए, 20 जनवरी 2025 को इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया, और जून आते आते जो है इन्होंने कर दिया ईरान के ऊपर जो इन्होंने करना था। बहरहाल ये जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उस वक्त बाइडेन जो है वो इंक्लाइंड नहीं थे,
तो ये 4 साल का जो वक्त है ये बड़ा घुट घुट के निकाला होगा बीवी ने, और बहुत कुछ दुनिया के अंदर बड़े स्तर के ऊपर उठापटक हुई। पर इसका जो दूसरा संकेत है वो मैं आपको वाजे कर देता हूँ कि मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो यूएस के पास, डीप स्टेट कह लीजिए, या इजराइल के पास आज भी तैयार हैं कि हमने एक्चुअली करना क्या है। ईरान के अंदर रिजीम चेंज अगर होगी तो सत्ता हसीन कौन होगा। और एक दिलचस्प मैं आपको बात बता दूं, चाहे सेनेट हो चाहे हाउस हो, उसमें सपोर्ट करने वाले जो सदस्य हैं, उनके सांसद कह लीजिए, इक्विवेलेंट है जैसे हमारे राज्यसभा लोकसभा के, उसमें आप ये स्थिति मान के चलिए कि अगर मैं ये कह दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा समर्थन है सेनेट में भी और हाउस में भी, बताइए फिर कैसा है। और उसको अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखेंगे तो आप ये कहें कि जो मौजूदा सत्तासीन मोदी साहब है, उनसे अधिक अगर किसी तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति के पास इन्फ्लुएंस हो दोनों सदनों के अंदर, तो वो कैसी स्थिति होगी। तो वो स्थिति है अमेरिका के अंदर कि ट्रंप जो है उनको बाई फोर्स पर फोर्स वही करना पड़ेगा जो नेतन्याहू उनको कहेंगे। और ये जो एम्बिशन है, ये जो एम है कि अपने जितने भी दुश्मन हैं, और नेतन्याहू अपने नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इसराइल के पास जो अपॉर्चुनिटी आज है, जो विंडो कहते हैं ना, जो जो अवसर आज है, वो इनके पास अवसर कई वर्षों में, मतलब पहली बार वो उन्होंने काम किया है जी उसके लिए, दे वर्क फॉर इट। और जो वो अवसर इनके पास आज है कि जितने भी अपने दुश्मन हैं उनको ठिकाने लगा दें या उनको ठीक कर लें। अगर आप उस पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि जिस वक्त पिछली ट्रंप रिजीम थी, उस वक्त भी जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, तो जितने आसपास के आप कह लीजिए मुल्क थे जो एंटी इजराइल थे, उनको भी ट्रंप ने बिठा के और उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है इजराइल के साथ करी। और इजराइल से पहली बार सऊदी अरब में जहाज लैंड किए, और जहाज सऊदी अरब के पहली बार इजराइल में जाकर लैंड किए। तो वो पहली बार भी जो ब्रोकर है, डील ब्रोकर करने वाली बात है, या जो ये ट्रंप जो ट्रेडर ट्रंप है, इन्होंने पहले भी जो है एक बार प्रयास किया था। तो ये उसका जो नुक्ता नजर है वो ये है। और पशे मंजर जो है मैंने आपको बता दिया कि जो नजर आ रहा है उसके पीछे की जो इमेज है वो ये है कि आज नेतन्याहू के पास ट्रंप से अधिक समर्थन है दोनों में, हाउस में भी और सेनेट में भी। जी जी, एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है, दर्शकों से भी साझा करते हैं और मान साहब आपसे भी साझा करते हैं। और देखिए, खबर ये है, चलो बुलावा आया है, यूएस ने बुलाया है, ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ा पाक का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब लगा 440 वोल्ट का झटका। और इसमें ये बताया गया है कि अमेरिका की सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बताया था। इसी दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने आसिम मुनीर के परेड में शामिल होने की खबर उड़ा दी। और अब ये वाशिंगटन डीसी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इनको 250वीं वर्षगांठ की सैन्य परेड में आमंत्रित किया ही नहीं गया है। इसका मतलब एक और झूठ बोला है पाकिस्तान ने। नहीं, मैं दो बातें हैं, देखिए इसको मैं ये नहीं मैं समझता कि टैक्टिकली पाकिस्तान आर्मी चीफ को बुलाया होगा वहां पे। ये बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपने कल और परसों 2 दिन से अगर आप पाकिस्तान टीवी की जो शाम की न्यूज है और डिबेट्स अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि निरंतर वो ये कह रहे हैं कि साहब किसी भी वक्त जो है इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, अटैक कर सकता है। और हमारे फील्ड मार्शल का यानी कि आसिफ मुनीर का वहां पे होना, ये एक बहुत खतरनाक संकेत जो है वो देगा। अब इसके पीछे का एक मंजर और देखिए साहब, आपने देखा होगा कि निरंतर पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ कोई प्रपोजल या कोई ना कोई भारत के खिलाफ रेफरेंस लाने की कोशिश करता है जब ओआईसी में, तो उसको जो उसके बिरादर मुस्लिम ममालिक हैं वही उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, वही उसको प्रेजेंट नहीं करने देते, भारत के खिलाफ किसी प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं लाने देते। तो ये एक हकीकत है पाकिस्तान की, जिससे मुस्लिम उम्मा भी और जिससे ये ओआईसी के मेंबर्स भी बाजी हैं।
हमारे लिए, भारत के तौर पे कह लीजिए, या जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसके लिए कह लीजिए, या इसराइल के लिए कह लीजिए, या पश्चिम के देशों के लिए कह लीजिए, सबसे बड़ा खतरा अगर आज कोई है तो वो हूती हो गए, ईरान हो गया, देखिए हमास हो गया, हूती हो गया, ये नाम बदल जाएंगे अगर ये स्टेट ऑफ ईरान जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है ये बदलता रहेगा, तो नाम बदल बदल के ये लोग कुछ ना कुछ वहां पे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते रहेंगे, उनको फंडिंग देते रहेंगे, और जिस प्रकार का ऑयल फंड, जैसे तेल बेच के जो उनके पास रिजर्व्स है नेचुरल ऑयल के, तो उसका जो पैसा आता है उसको डाइवर्ट करते हैं ये अगेंस्ट। लगता है कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है मान साहब की तरफ। और ऑलमोस्ट हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में ही पहुंच रहे थे। एक आध सवाल बाकी था। इंतज़ार करते हैं मान साहब का। अगर मान साहब दोबारा से जुड़ जाते हैं या उनका इंटरनेट बहाल हो जाता है तो वो एक आध सवाल जो बचा है फिर उसको कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को। कुल मिलाकर के बात ये है कि जो कुछ इस समय इजराइल के द्वारा ईरान में किया गया है, उसके बाद इसमें कोई संदेह किसी को बाकी बचना नहीं चाहिए कि अब ईरान का जो सपना था एटमी बम बनाने का, वो तो धूल धूसरित हो चुका है। क्योंकि इनका जो मेन जगह जो बताई जा रही है, नतांज, जहां पर ये यूरेनियम परिष्कृत करने का प्लांट लगा हुआ है, उसको भी बहुत गहराई तक चोट पहुंचाई है इजरायली विमानों ने। तो वहां पर जो सिचुएशन है उसके बारे में आपने सुना ही है, मान साहब ने जिक्र किया है। नेतान्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाद, इस घटना के बाद, इस आक्रमण के बाद टॉक्स भी हुई हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आगे भी बढ़ाएं। मान साहब जुड़ गए हैं, मान साहब को जोड़ करके। सर जी मैं मान क्षमा साहब। चाहूंगा, मेरा इंटरनेट जरा जी मिसबिहेव जी, कर रहा है, कई ठीक बार है। हो जाता है। जी हाँ जी, अपनी बात पूरी करिए प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो सब देखिए कि केवल इजराइल जो है वो विल नॉट बी द लास्ट टारगेट, वो अंतिम टारगेट नहीं रहेगा। उसके बाद अन्य जो देश हैं वो टारगेट पे आएंगे, उसमें भारत भी हो सकता है। आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। आपकी तस्वीर भी आ रही अच्छा, है। बेहतर। तो जी, बेहतर। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कभी भी देखेंगे जितने भी पहले हमले हुए, चाहे मुंबई में धमाका हुआ, 26/11 हुआ, पहलगाम हुआ, या उससे पहले जितने भी भारत के ऊपर उड़ी का अटैक हुआ, तो उसमें आप ये पाएंगे कि कभी भी ईरान ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, उसने टेररिज्म को कंडेम नहीं किया। भारत के साथ उन्होंने अपनी एक संवेदना प्रकट करने का प्रयास भी नहीं किया। तो ये एक तरफ बात है। दूसरी तरफ बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जो सबसे बड़ा खतरा आज सभी के लिए बना हुआ है वो मुस्लिम ब्रदरहुड बना हुआ है। तो ये जितना भी जो फाउंटेन हेड बोलते हैं, वो फाउंटेन हेड जो है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा एक जी बार जी दुनिया में इकट्ठे होकर। और मसला ये है कि जैसे आज ईरान के खिलाफ कुछ जो मैं कह रहा था स्मॉलर किंगडम्स जो हैं वो भारत का साथ दे रहे हैं, ये सॉरी इजराइल का साथ दे रहे हैं, दुनिया का साथ दे रहे हैं। परंतु जब मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आएगी तो उसमें से कई ऐसे छोटे ये किंगडम्स हैं जो एक्चुअली मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते हैं। जी, ओंकार जी। मान साहब, सबसे बड़ी समस्या ईरान में और इस पूरे खित्ते में जो ईरान के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं वो ही बताए जा रहे हैं। और इस बार इजराइल ने संकेत दिए हैं
कि उनका भी काम तमाम करने की कोशिश होगी? इससे समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? देखिए, ये इसको आप ये मान के चलिए कि ये जॉइंट ऑपरेशन है, पहली चीज़ तो। जॉइंट ऑपरेशन से मेरी मुराद है कि ये यूएस इज़राइल का एक संयुक्त एक किस्म से ऑपरेशन है। उसका कारण मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो साहब के जो जॉर्डेनियन एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, ये जो छोटे मुल्क हैं, इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, और इराकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। और वहां से जो आपने 100 ड्रोन की बात करी, शाही ड्रोन की, जो उन्होंने भेजे थे ईरान ने, उनको अगर गिराने का काम किया है तो उसमें ब्रिट और यैंक्स दोनों, यानी कि ब्रिटिश जो एयरफोर्स है वो भी और अमेरिकन एयरफोर्स है वो भी, इन दोनों ने उसके अंदर काम किया है। और जैसे ही ये इसराइल ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट किया है, तो जॉर्डन ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, साहब हम जो है वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू यूज अवर एयर स्पेस, कि हम किसी को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। उसका अर्थ ये है कि अब अगर ईरान की ओर से कुछ इसराइल की तरफ आता है तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अब सही। आपने आपका सवाल ये था कि, हाँ, तो अब आपका सवाल ये था कि मैं भूल गया सर, क्या कह रहे थे आप जो सुप्रीम डॉक्टर लीडर साहब? है इसका ईरान का। हाँ, आयतुल्लाह खमेनी, हाँ। तो जी, जी। आयतुल्लाह खमेनी जो है, खमेनी को देखिए, जब बार बार मिमी एक बात कह रहे हैं कि हमारा ये दुश्मनी, और वास्तव में हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है ईरानियों से, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा चैनल के ऊपर, बिकॉज वो ईरान के अंदर वास्तव में बहुत मशहूर लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और रिजीम जो है, वो रिजीम के साथ कहीं ना कहीं आपको पता तालमेल बना के बैठना पड़ता है। तो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, और जो नजदीक भी है रिजीम के, उनसे भी जब बात होती है तो कहते हैं कि साहब यार, इतने अच्छे लोग हैं नहीं ये जितने ना, अब हमारी मजबूरी है, हम साथ चलते हैं। तो ये जो फाउंटेन हेड है, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो आयतुल्लाह खमेनी है। तो आयतुल्लाह खमेनी जो है ही दोनों चीजें, मतलब वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी स्टेट को रन करते हैं, पॉलिसी के नाते से भी, और गवर्नेंस के नाते से भी। चाहे वहां पे प्रेसिडेंट कोई आए, जैसे अहमद नजाद थे, वो कोई भी, मतलब प्रेसिडेंट कोई आए जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। खमेनी जो आयतुल्ला है वहां के, ही इज द बॉस ऑफ दैट कंट्री। तो आपने जैसे कहा कि अगर उनको टारगेट किया जाता है, अगर उनको नहीं, उनको ही टारगेट किया जाएगा। और जो बंकर बस्टर्स यूज किए हैं इसराइल ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, जितनी डेप्थ में और जो थिकनेस, अगर मैं, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा खुद का फील्ड है ये कंस्ट्रक्शन का, तो जहां कहीं न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स बनती हैं, तो उनकी जो कंक्रीटिंग होती है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रांग स्ट्रक्चर। और उसको भेद के जाना और उसको ध्वस्त करना, उसके लिए बंकर बस्टर लगते हैं। उसके लिए बहुत जिसे कहते हैं एक प्रिसीजन वेपन चाहिए होता है। जो सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशन होता है ना, वो बड़ा केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। तो ये जो बंकर बस्टर्स हैं, वो यूएस के ही दिए हुए इसराइल को। इसराइल अपने आप कोई बंकर बस्टर मैन्युफैक्चर नहीं करता। और अब जो डिस्कशन हो रहा है कि अगर खमेनी को इन्होंने, दे हैव टू टेक आउट खमेनी, तो खमेनी जो जिस बंकर में रहेगा, या जिस डेप्थ में रहेगा, उस डेप्थ को ब्रीच करने के लिए भी एक अमेरिकन वेपन ही लगेगा, और अमेरिका इनको वेपन देगा। तो इसके अंदर मुझे कोई संदेह नहीं है। और रिजीम चेंज तब तक नहीं होगी जब तक खमेनी जीवित है। जब वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है ब्रिट्स की, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो वो बोलते हैं कि साहब, राजा की मौत होगी, लॉन्ग लिव द किंग। जो अब नए राजा हैं, वो उनकी लंबी आयु। तो ये इनको मल्टीपल लेवल्स के ऊपर, जैसे इन्होंने अभी इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको मल्टीपल लेवल्स पे टारगेट किया है, तो ऐसे ही इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको भी मल्टीपल लेवल्स पे टारगेट करेंगे। कि जो आयतुल्लाह खमेनी खुद है, उसका जो फर्स्ट सक्सेसर है, जो सेकंड सक्सेसर है, जो थर्ड पॉसिबल सक्सेसर है, हेयर अपेरेंट बोलते हैं कि कौन मतलब लाइन ऑफ लीनिएज में अगला कौन है। तो मेरे ख्याल है कि ये इनको सबको टारगेट करेंगे। और एक इंटरनल जो सिविल अनरेस्ट था, या एक जो इंटरनल मूवमेंट है, उसको फैन करने की कोशिश हो रही है। और जैसे आपने पूछा था, आपके पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई इनका अपना प्लान तैयार होगा। कि जैसे बांग्लादेश में जब रिजीम चेंज हुआ, इनके पास प्लान तैयार था कि किसको इंस्टॉल करना है, इन्होंने मोहम्मद यूनुस को इंस्टॉल किया। तो ऐसे ही यहाँ पे किसको बदलना है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके चिन्हित हो रखा है, उसको लाके बैठाएंगे। जी चोई साहब।
मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, सत श्रीकाल। सर, ये थोड़ा सा वाईफाई के चक्कर में मैं क्षमा जी चाहता हूँ जी, आपसे। नहीं मेरे कोई मेरे बात भी हाथ में नहीं था। नहीं, ये कई बार हो जाता है ठीक है सर, सत टेक्निकल श्रीकाल। दिक्कत। जी, सत श्रीकाल, थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद सर। जय हिंद नमस्कार। सर, जय सत जय श्रीकाल। जय हिंद। जय हिंद।